अब आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोगों ने अपना संविधान क्यों बनाया, हम लोगों ने अपना संविधान कैसे बनाया, लेकिन अगर मैं आप सबसे पूछती हूं कि हम लोगों ने अपना संविधान कहां से बनाया, तो क्या आपको जवाब पता है? तो आप कहोगे नहीं पता है। बस इसी जवाब के लिए आज हम इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखेंगे। बिल्कुल सही। देखिए, अब जब कहां से बात होती है ना, तो एक चीज याद रखिएगा, हम भारतीय पहली बार अपना संविधान लिख रहे थे, और जब भी हम लोग पहली बार कोई काम करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि किसी से गाइडेंस ले ले, जो ये चीज कर चुका है जरा उससे पूछ लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो शायद से आपके एक्सपीरियंस से मैं नहीं कर सकता। यही बात है ना। बस इन्हीं सारी चीजों को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया तो उस चीज को हमने क्या बोल दिया? सोर्सेस बोल दिया। यस, हमारे संविधान बनाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज लगे थे, और वही सारे सोर्सेज आज हम पढ़ेंगे। अब एक छोटी सी चीज याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशन है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? यहां तक समझ आ गया? ये रूल्स और रेगुलेशन किस किस चीज के लिए चाहिए होती है एक देश के अंदर, वो हमें किसने बताया? इन सोर्सेज ने बताया, राइट? यहां तक बात क्लियर है? चलो, अब मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी कल बता दी थी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, लागू होने वाली डेट कौन सी है? 26 ऑफ जनवरी 1950। तब हमारे पास कुछ टर्म्स निकल के आई, जिसमें से पहला क्या है? आर्टिकल, दूसरा है पार्ट्स, एंड वी हैव स्केड्यूल्स। तो पहले तो जरा इन सारी चीजों को समझ लेते हैं ताकि हम सोर्सेस को और अच्छी तरह समझ पाए। चलिए, नाउ अब देखो, मैंने आपको ये चीज कल भी बताई थी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे पास अलग काउंट ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स थे। अगर मैं आज की बात करती हूं तो आज हमारे पास डिफरेंट काउंट ऑफ पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स है। ओके, जब हमारा संविधान लागू होता है तब हमें पता लगता है कि ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ना साथ बाइंड की गई है। जब हमने अलग अलग पन्नों को एक साथ बाइंड कर दिया तो वो क्या बन गई? एक बुक बन गई। बस इसी बुक का अब हम एग्जाम्पल लेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीबीएसई से पढ़े होंगे ना, तो कोई भी अपने सीबीएसई के फेवरेट सब्जेक्ट की बुक उठा लो, ठीक है? अब आपके पास क्या है? एक बुक है। जैसे ही आप अपनी बुक को ओपन करते हो तो आपके सामने क्या आता है? एक चैप्टर आता है, राइट? बस जब यही चैप्टर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है तो इसको हम बोल देते हैं पार्ट्स। अंडरस्टूड? अब यही चैप्टर्स जो है फर्दर सब पार्ट्स में क्या है? डिवाइडेड होता है। अंडरस्टूड? यही सब पार्ट्स जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोल देते हैं आर्टिकल्स। और अगर मैं बात करती हूं तो एनसीईआरटी की सबसे फेवरेट आदत, अब वो आदत क्या है? तो आपको पता है एनसीईआरटी ना येलो बॉक्स में, पिंक बॉक्स में लिख देता है डू यू नो दिस, डिस्कस। अब वो डिस्कस करना, वो डू यू नो क्या होती है? कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, बट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट नहीं होती है, रेलेवेंट होती है क्योंकि वो इन सब पार्ट से क्या है? कनेक्टेड होती है। अब संविधान भी एक किताब है तो भाई उसके अंदर भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी ना, उसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम लोग यहां पे क्या बोल देते हैं? स्केड्यूल्स बोल देते हैं, राइट? अब इन्हीं तीनों चीजों के काउंट पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ओरिजिनल काउंट, ओरिजिनल काउंट का मतलब क्या होता है? जब हमारा संविधान लागू हुआ, लागू होने का मतलब
26 जनवरी 1950 को हमारे पास क्या डेटा था, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं। ओके, कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। ओके, कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। कितने स्केड्यूल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे। आज अगर मैं आपसे करंट की सिचुएशन की बात करती हूं, सो वी हैव 25 पार्ट्स, वी हैव लगभग 470 आर्टिकल्स और यहां पे 12 स्केड्यूल्स हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो कि यार हर जगह पे क्या हुई है, एडिशन हुई है। ये एडिशन को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का बेसिक मतलब क्या है, चेंज, राइट। अब जरा समझते हैं, मान लो आप ना किसी छोटे बच्चे को देखते हो। अब देखो, जितने भी मेरे को लग रहा है आप सारे स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपके कोई ना कोई नीस होगा, ठीक है, नेफ्यू होगा, भांजा, भतीजा, भांजी, भतीजी होगी, है ना। तो आपने देखा है कि जब वो बहुत छोटे से थे, है ना, तो वो क्या करते थे, आपसे ऐसे चिपक के रहते थे कि हाँ, कि चलो मुझे ये टॉफी दिला दो मामू, मासी मुझे ये दिला दो, बुआ मुझे ये दिला दो, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे 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 बड़े होने लगते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि यार हमें अपने एक पर्सनल स्पेस चाहिए, हमें प्रिवेसी चाहिए। तो ये हुआ क्या कि एक टाइम पीरियड आया और उसके बाद हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, राइट, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग। सिमिलरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी नीड उस टाइम पे 1950 पे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इंडियन सिटीजन्स की नीड को सेटिस्फाई करता रहे, इसलिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टेंटली चेंज चाहिए। इसी कांस्टेंट चेंज को हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, राइट। अब चेंज हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो बच्चा प्यार से बात करता हो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गया वो थोड़ा सा रूड हो गया, राइट, तो ये तो नेगेटिव चेंज हो गया ना। सिमिलरली अमेंडमेंट भी हमेशा कोई चीज ऐड नहीं करते। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अमेंडमेंट के तहत हटाए गए हैं। तो ये चीज याद रखना कि अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज होता है। चेंज जो है वो या तो आर्टिकल्स को ऐड कर सकता है या फिर आर्टिकल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे डेटा, तो यहां पे हमें एडिशन देखने को मिली है, बट जब डेप्थ में आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि नहीं यार, देयर वर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स जिसको क्या है, हटाया भी गया है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए इस पार्ट्स के बारे में। अब पार्ट्स की आज भी काउंटिंग देखोगे तो दैट इज फ्रॉम 1 to 22। तो फिर ये 25 हुए कैसे? जब अमेंडमेंट हुआ तो हमने क्या बना दिए, सब पार्ट्स बना दिए। सब पार्ट्स जैसे हमारे पास क्या था, पार्ट 4 था, हमने क्या कर दिया, पार्ट 4A कर दिया, राइट। हमारे पास एक क्या था, पार्ट 9 था, हमने क्या कर दिया, 9A कर दिया। अंडरस्टूड। इसमें 9B भी आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर अदर अमेंडमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, बट वो हम पार्ट्स में कवर करेंगे। आज सिर्फ सोर्सेस की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट्स क्या होते हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके अंदर शेड्यूल्स क्या होते हैं। अब फाइनली आप जो हैं इनके ये जो काउंट है वो कहां से आया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं सोर्सेस पे। सबसे पहला क्वेश्चन जिसपे एसएससी बहुत खेलती है कि देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं, तो आप उनको बताना कि भाई हमारे पास 11 सोर्सेस हैं। 11 हमेशा एक क्या रहता है, शगुन का नंबर रहता है ना। तो भाई देखो हमारे सोर्सेस का नंबर भी कितना मतलब शुभ है, राइट। तो सोर्सेस देखो कितने फ्रूटफुल रहे होंगे। और इन्हीं 11 सोर्सेस से हमने अपना पता है क्या, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, हमसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई हमारा। ये चीज याद रखिएगा कि इन्हीं 11 सोर्सेस से मिलके हमने क्या बनाया है, हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। और ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप कहोगे कि रिटन होना क्या बड़ी बात होती है? बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनका संविधान लिखा नहीं हुआ है।
अंडरस्टूड। अब इन 11 सोर्सेस को जरा थोड़ा सा पोएटिक वे में समझते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन यूएस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किन दो लोगों ने दिए हमें? तो ब्रिटेन और यूएसए ने दिए। नेक्स्ट, कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने सिस्टम समझाया कि भाई तुमने कॉन्स्टिट्यूशन यहां से ले लिया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या सिस्टम होना चाहिए वो हम बताएंगे। उसके बाद आयरलैंड जर्मनी ने रूल्स बताए। सिस्टम बना लिया तुमने कहा चलो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, उसके अंदर लोकसभा राज्य होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या काम उनका होना चाहिए, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी प्रति होनी चाहिए, वो सारी किसने बताई? इन लोगों ने बता दी। ओके। जापान साउथ अफ्रीका ने कहा कि हम किस में हेल्प करेंगे? कानून में हेल्प करेंगे, कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, सिस्टम ले लिया, रूल्स ले लिया, लेकिन हम क्या है तुम्हें कानून लिखवाएंगे कि एक्चुअल कानून होते क्या है। राइट। नेक्स्ट, फ्रांस रशिया ने वैल्यूज के बारे में बताया कि भाई तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, तुमने सिस्टम बना लिया, तुमने रूल्स बना लिए, कानून बना लिए, लेकिन कुछ वैल्यूज भी तो होती है ना, ठीक है, मॉरल वैल्यूज सच एज, वो इन लोगों ने बताया। और 1935 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने क्या दिया हमें? स्ट्रक्चर दिया। इसको स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में क्यों बोला जाता है? बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो जीओआई ऑफ 1935 को हम कहते हैं कि इसने क्या दिया है? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड। आपसे ना ये एज इट इज स्टेटमेंट पूछी गई थी। अगर आप लोग PYQ सॉल्व करते होगे तो आपको पता होगा कि एज इट इज वर्डिंग, यही वर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे इन योर क्वेश्चंस। अंडरस्टूड। सो नाउ वी नो वी हैव 11 सोर्सेज। हमारे पास ब्रिटेन है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, रशिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है। ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन जो टाइप है वो आपको समझनी है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट टाइप आती है नॉट टाइप। नाउ व्हाट इज नॉट टाइप, ये मैं आपको क्यों इनिशियली ही बता रही हूं। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ओपनली बोलो तो SSC इस पे बहुत क्वेश्चंस खेलता है। अब आपको हो गया मैम कैसे क्वेश्चंस खेलता है? वो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आपके पास कोई भी अदर एरिया आता है इन 11 के अलावा तो वो आपका सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये मैं आपको सेकेंड लेक्चर में इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी से ही टेस्ट देना शुरू कर देंगे, अभी से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, विच इज गुड, राइट। तभी मैं आपको ये नॉट टाइप्स इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये गुगली टाइप है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में गुगली बोलती हूँ बिकॉज जब आप प्रेशर में होते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, तो आता क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, इसलिए। अब सबसे पहले आ जाते हैं ब्रिटेन पे। सो ब्रिटेन की ना एक ट्रिक है, हम जितने भी आपके सोर्सेस पढ़ेंगे वो किसी ना किसी ट्रिक से पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब आप ये ट्रिक नोट कर रहे होंगे ना तो इनको क्या करना, सबसे पहले ब्रिटेन को करना, फिर अमेरिका को करना, फिर कनाडा को करना। एक बार पूरा लेक्चर जब आप पढ़ लोगे उसके बाद ना इसको एक पोयम की तरह पढ़ना, बिकॉज ये क्या है, एक पोयम है। पूरी ट्रिक मैंने जो है एक पोयम की तरह बनाई है सो दैट जितने भी सोर्सेज हैं वो आपके दिमाग में छप जाएं, राइट। सबसे पहला सोर्स क्या है आपका? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने बोला, क्या बोला भाई ब्रिटेन ने? लो भाई ले जाओ पार्लियामेंट्री सिस्टम। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट पहला सोर्स, पहली ही चीज और बहुत इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास होगा लोकसभा, उसके बाद होगा राज्यसभा, और इसी के अंदर हमारे आ जाते हैं रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। ये तीनों का काम क्या होगा? रूल बनाना,
और यहीं से आप याद कर लीजिए कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी हमें ब्रिटेन से ही मिला है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रुप जिसमें लोकसभा होगी, जिसमें राज्यसभा होगी, जिसमें प्रेसिडेंट होंगे। ये तीनों हमारे लिए क्या बनाएंगे? रूल बनाएंगे। रूल से क्या याद रखना है? रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉ ही सुप्रीम है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको यहां पे समझा देती हूं। मान लेते हैं कि क्या हुआ है, एक हमारे पास केस आया है, ठीक है। उस केस में एक साइड बहुत ही ज्यादा एक गरीब इंसान है और एक बहुत ज्यादा क्या है? अमीर इंसान है। जो गलत है या फिर जो गिल्टी है वो अमीर इंसान है, बट उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो क्या करता है, अपने जो लॉयर है उनको बोलता है कि यार देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो लेकिन मुझे जिता दो। ठीक है, बट ऐसा कोर्ट में नहीं होता है। कोर्ट कहता है कि तू कितना भी अमीर होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तूने क्या की है? गलती की है। राइट? तो संविधान की नजरों में जो हम कहते हैं ना कि गोरे काले सब बराबर, कि कोई मोटा पतला सब बराबर, वो कहता तू अमीर है, तू गरीब है, तू जैन धर्म का है, तू हिंदू धर्म का है, तू कहीं ऑफिसर है या कहीं पे कोई छोटा सा क्लर्क है, मेरी नजरों में तू बराबर है। तूने अगर कोई गलती की है तो मैं तुझे क्या दूंगा? पनिशमेंट दूंगा, लेकिन अगर तूने कुछ नहीं किया तो मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा। यही वर्डिंग्स कहां से आई है? इस रूल ऑफ लॉ से आई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, ऑल्दो आप देखोगे आर्टिकल 14 जब आप पढ़ेंगे, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो भी इसी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, एक ही सिटीजनशिप। यहां से क्या पता लगती है? दैट इज कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? अब पहले आप यहां से ये देख लीजिए कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग सुप्रीम हैं। आपकी बहुत अच्छी किस्मत है कि आप क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? इस ब्रिटेन से आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? स्पीकर की स्माइल। अरे भाई, स्पीकर की स्माइल, रियलिटी बताती हूं मैं तुम्हें। स्पीकर ना एक ऐसी पोजीशन है ना जो बेचारा हंस ही नहीं पाता है। ठीक है, पहली बात तो स्पीकर कहां पे होते हैं? लोकसभा में होते हैं। राइट? अब इन्होंने स्पीकर की स्माइल लिखा है मजाक उड़ाने के लिए, बिकॉज अगर आपने कोई भी पार्लियामेंट सेशन देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे वो लोग ना चिल्लाते रहते हैं, अरे नहीं स्पीकर जी हमारी बात सुनिए, अरे नहीं स्पीकर जी हमारी। तो स्पीकर ना परेशान हो जाता है कि बस यार किस किस की बात सुनूं, तुम वहां से चिल्ला रहे हो, तुम वहां से चिल्ला रहे हो, ना मुझे तुम्हारा समझ आ रहा है ना मुझे तुम्हारा समझ आ रहा है। तो चीज याद रखिएगा कि स्पीकर इन रियलिटी बेचारा हंस नहीं पाता है, बट ठीक है, आपको याद रखना है। ट्रिक दोबारा से सुन लीजिए। लो भाई ले जाओ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक ही सिटीजनशिप और स्पीकर की स्माइल। अंडरस्टूड? यहां से ये सारी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। अब स्पीकर की बात हुई है, लोकसभा की बात हुई है, तो यहां से हम एक और चीज समझ लेंगे। ये तो बहुत जल्दी भाग रहे हैं भाई, पढ़ने दो बच्चों को। तो यहां पे आता है आपका लेजिस्लेचर प्रोसेस। लेजिस्लेचर प्रोसेस क्या है? अब मैं थोड़ा सा एक चीज ब्रीफ कर रही हूं आपको। आर सिस्टम, अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा किस तरीके से बनाए गए हैं, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वो समझ लो। सबसे पहले वी हैव लेजिस्लेटिव, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव एंड देन वी हैव जुडिशरी। ये एक स्टार पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है। मैं आपको बेस से इसलिए समझा रही हूं बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो इतनी अच्छी तरह पढ़ो ना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलो नहीं ये तो मैं कर लूंगा, मेरे बेसिक्स इतने क्लियर हैं, मुझे सारी चीजें पता है, मैं ये क्वेश्चन आराम से कर लूंगा। ठीक है, सो ये क्या है? एक तरीके से इंडिया ने अपनी पावर्स को डिवाइड करा हुआ है। अब लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है?
सो लेजिस्लेटिव मतलब दैट वी आर द वन, मैं, आप लोग, आपके पेरेंट्स, मेरी फैमिली, हम क्या करते हैं, वोट करते हैं और अपना लीडर चुनते हैं, राइट। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, अपना लीडर खुद चुनेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली लगभग किसकी तरह है, लोकसभा की तरह है। तो यहां पे लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से लोकसभा में बैठे हुए मेंबर्स। अब यहां से लोकसभा हो गया, फिर आता है राज्यसभा। राज्यसभा को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूट उठा लो, क्या मतलब है कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को लागू करना, किसी चीज को हम तक पहुंचाना, वो किसका काम है, राज्यसभा का काम है। तो कोई भी लॉ हो गया, कोई भी पॉलिसी होगी, ये लोग हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड जुडिशरी क्या है, मस्त मौला है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको ना तो हमसे कोई लेना देना है, ना ही राज्यसभा से कोई लेना देना है, उसका डिसीजन हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, सो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, यही लेजिस्लेटिव को बनाना। लेजिस्लेटिव कैसे बनेंगे, हमारी मर्जी से बनेंगे। देखो, हमारी मर्जी है कि बीजेपी जो है सत्ता में रहे, तो वो सत्ता में है, राइट। हमारी मर्जी थी कि कांग्रेस जो है सत्ता में टफ कंपटीशन दे, तो कांग्रेस ने टफ कंपटीशन दिया है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर प्रोसेस कहते हैं। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी डाउट होता है प्लीज आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए, सो दैट मैं आपके सारे डाउट्स जो है साथ के साथ क्लियर कर सकूं, राइट। सो नाउ यू नो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिटीजनशिप, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव, और जो आपकी क्या है, प्रोसेस है। ओके, जुडिशरी याद रखना, जुडिशरी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी पहले ही चिल्ला चुकी है कि मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव अमेरिका। सो ब्रिटेन अपनी बात बोल चुका है, अमेरिका कहता अरे भाई मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी अपनी बात बोलूंगा। सो अमेरिका आया और बोला कि तुम्हारे स्टूडेंट्स को, तुम्हें क्या चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्होंने आंसर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं आंसर दिया, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, एनफोर्स्ड है। एनफोर्स्ड का मतलब कि हमारे ऊपर जबरदस्ती दे दी गई, हमसे पूछा नहीं गया तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, तुम्हें रखने पड़ेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एनफोर्स्ड कहते हैं। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एंड ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे ऊपर एनफोर्स्ड हैं। ओके, इसी के साथ आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, जो आप किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 में पढ़ेंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये क्या होनी चाहिए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर है, पार्ट 3 के अंदर है। एनफोर्स्ड राइट है, ये राइट्स क्या हैं आपके, जस्टिसिएबल है। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ कभी भी कोई अन्याय हुआ है, अगर आपके साथ कभी भी कोई वायलेशन हुआ है, तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो इनके बेसिस पे लिए जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये कहता है कि अगर कोई भी न्यू लॉ या फिर न्यू राइट आता है मार्केट में, ठीक है, और वो पुराने राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो इनको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। यहां से सारी चीजें आप याद रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट, और यहीं से हमें पता लग गया कि जस्टिस हमें कौन दिला रहा है, सुप्रीम कोर्ट दिला रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके साथ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं पहले ही क्लियर कर दूं कि फंडामेंटल राइट्स में वो आर्टिकल 32 है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए अलग है, ठीक है।
ओके नाउ, तो ये क्या है, नल एंड वॉइड हमने डिक्लेयर कर दिया। अब ये क्या है, रिटन बुक होनी चाहिए, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अमेरिका हमें एक और कॉन्सेप्ट देता है, दैट इज ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट किसकी, तो सबसे पहले यहां पे इम्पीचमेंट होती है जजेस की, फिर होती है प्रेसिडेंट की। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना, यानी प्रोसेस ऑफ रिमूवल एनी जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो हमें किसने दिया है, अमेरिका ने दिया है। प्रोसेस कि प्रेसिडेंट को भी क्या कर दो, इम्पीच कर दो, इसका भी हमें कॉन्सेप्ट किसने दिया है, अमेरिका ने दिया है। ठीक है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब इन लोगों को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, तो इन लोगों को अपॉइंट करने का भी तो कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है, राइट। आप किसी को निकाल तभी सकते हो ना जब आप किसी को अपॉइंट करो, राइट। और इसी अपॉइंटमेंट के साथ साथ हमारे पास वीपी भी आते हैं, वीपी माने वाइस प्रेसिडेंट। सो वापस से रिवाइज कर लीजिए कि अमेरिका ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, देन हमारे पास जुडिशियल रिव्यू दिया है कि कोई भी ऐसा न्यू राइट बनता है जो किसी भी एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट या फिर किसी भी लॉ को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, राइट। उसके बाद वी डू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी किसने कहा, अमेरिका ने कहा। इसके साथ अमेरिका का जैसा नेचर है निकालना, तो उसने वही हमें कॉन्सेप्ट दिया इम्पीचमेंट का, किस किस की, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, वाइस प्रेसिडेंट एंड योर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि फोर्थ कौन था। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें किसने दी हैं, अमेरिका ने दी हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव कनाडा। सो कनाडा क्या है, कनाडा ने चिल करते हुए बोला, क्वाइट ऑब्वियस कनाडा हमेशा मजे में ही रहते हैं, तो चिल करते हुए बोला सेंटर को स्ट्रांग रखो। अब इसका मतलब क्या है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम रखो, ठीक है, लेकिन उसमें सेंटर को स्ट्रांग रखो। नाउ व्हाट इज फेडरल सिस्टम, लेट मी मेक दिस क्लियर। एज पर द फेडरल सिस्टम, इंडिया के अंदर जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वो 3 डिफरेंट लिस्ट में की गई हैं। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, थर्ड है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा रूल ले लो, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलिसी ले लो जो नेशनल लेवल पे बनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, राइट। सिमिलरली स्टेट में कोई भी रूल ले लो, कोई भी ऐसी पॉलिसीज ले लो जो किसने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है और स्टेट लेवल पे बनाई है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कुछ ऐसी पावर जो ना तो स्टेट लिस्ट में आ पा रही है और ना तो आपकी यूनियन लिस्ट में आ पा रही है, ठीक है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट कि हम भारत में फेडरल सिस्टम रखेंगे, बट ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, किसने दिया, कनाडा ने दिया, बिल्कुल सही। उसके बाद कि हमारे पास पोजीशन ऑफ गवर्नर होनी चाहिए, ये भी हमें किसने बोला, कनाडा ने बोला। अब गवर्नर क्या होता है, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। जैसे हमारे पास हमारे क्या है, प्रेसिडेंट, ओके। अब प्रेसिडेंट तो किसके हैं, पूरे इंडिया के हैं,
ठीक है। इनकी जो साइनिंग पावर है वो पूरी इंडिया के लिए है, बट अगर हमें सेम पोजीशन का कोई चाहिए हर एक स्टेट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा कि जब प्रेसिडेंट की पोजीशन जैसी ही पोजीशन एक स्टेट में बनती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका गवर्नर बोल देते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर है वो भी आपको कहां से मिला है, कनाडा से मिला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, एडवाइजरी पावर भी देखने को मिलती है। अब एडवाइजरी पावर किसको, सुप्रीम कोर्ट को। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो दो चीजें होती हैं। जब आप प्रेसिडेंट को पढ़ते हो तो प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, और व्हेनेवर सुप्रीम कोर्ट वांट्स तो वो भी वाइस वर्सा जो है ले सकता है। सो ये जो आपकी एडवाइजरी पावर आती है सुप्रीम कोर्ट के तहत वाइस वर्सा, वो हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अंडरस्टूड, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आती है रेजिडरी पावर्स। अब रेजिडरी पावर्स क्या है, कुछ ऐसी पावर्स जो ना तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो ना तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, और ना ही आपका कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। यानी ये वो पावर्स हैं जो किसी भी फेडरल लिस्ट में नहीं आ पा रही हैं। सो अगर हम बात करते हैं सेंटर को स्ट्रांग रखना, कनाडा ने बोला गवर्नर की पोजीशन बनाना, कनाडा ने बोला एडवाइजरी पावर्स कहां से आई, कनाडा से आई, और रेजिडरी पावर्स भी कहां से आ रही हैं, तो वो भी आपकी कनाडा से आ रही है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, और ट्रिक भी याद रखना कि सेंटर को स्ट्रांग रखो और गवर्नर अपना बना लो, चुन लो भाई अपना गवर्नर बना लो। नेक्स्ट वी हैव इन द लिस्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी चुप रहता, ऑस्ट्रेलिया ने कहा मैं भी बोलूंगा। क्या बोला, अपना लो जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा का इकट्ठा बैठना और जॉइंट सेशन में आके कोई भी रूल बनाना, कोई भी लॉ बनाना, कोई भी क्या लेना, आपका डिसीजन लेना। मेजरली अगर हम बात करते हैं तो रूल और लॉ बनाने को यहां पे क्या है, जॉइंट सिटिंग। इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, जो पीछे हमने देखा ना फेडरल सिस्टम में स्ट्रांग होना चाहिए सेंटर, उसमें जो थर्ड लिस्ट आई थी वो हमने कहां से ली है, आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड का कॉन्सेप्ट, इसको मैं यहां लिख देती हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने यहां से ले कि कैसे ट्रेड होना चाहिए, क्या क्या उस ट्रेड के लिए हमारे पास लॉज होने चाहिए, क्या क्या उस ट्रेड के लिए हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से ये जो ट्रेड के रूल्स हैं वो बनाने चाहिए, वो क्या ऐसे बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, जिसपे जो है रूल्स बनेंगे किसके, ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या आ गया, फिर से देख लो। एक तो हमारी जॉइंट क्या है, सिटिंग आ गई, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट आ गई, और यहां पे हम देखेंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमें ऑस्ट्रेलिया से ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए एक वैसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप देखो तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स, वो आप ऑस्ट्रेलिया नेम से भी निकाल सकते हो, राइट। वाई आई एम स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट, ये वाला बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, लाइक मैंने बहुत ऐसे आपके पीवाईक्यूज देखे हैं जिसमें कॉन्टिन्यूसली पूछा जाता है, शिफ्ट्स में, मतलब बार बार आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइट कर रही हूँ इसको, ताकि आप इसको अच्छी तरह यहाँ पे याद रख लें। चलो नेक्स्ट वी हैव आयरलैंड, ठीक है। अब आयरलैंड ने भी कुछ बोला, आयरलैंड सेड लो भाई डीपीएसपी। अब सबसे पहले डीपीएसपी समझ तो लो होता क्या है। डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि किसी भी इंडिविजुअल स्टेट की जो भी पॉलिसी बनेगी
वो किन किन तरीकों से बननी चाहिए, उसके लिए क्या क्या ग्रुप्स या फिर कैटेगरीज जो है डिवाइड होनी चाहिए, वो हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया है। अब जो भी बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऐसी क्या कैटेगरी है बता दो, तो पहली बात अब अच्छे से सुन लो, तो डीपीएसपी किस में आता है, पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 को जब मैंने डिवाइड किया तो सबसे पहले एक है सोशियो इकोनॉमिक, सेकेंड वी हैव गांधीयन, एंड देन सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, आप लिख लेना आगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स, एंड यहां पे है आपका लिबरल, जस्ट अ सेकेंड, प्रिंसिपल। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड लॉज जो हम लोगों को सोशली एंड इकोनॉमिक लेवल पे क्या कर सके, इक्वल लाके रख सके। अंडरस्टूड। सिमिलरली गांधीयन प्रिंसिपल क्या है कि देखो नीड ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज डिफरेंट, और इसी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायत भी आया है कि देखो जब हम बात करते हैं तो अर्बन एरिया में मे बी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, वेरी गुड, अच्छी चल रही है, ठीक है, बट अगर यही पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहां पे लेके आऊं, गांव में लेके आऊं, किसी भी विलेज में लेके आऊं, तो वहां पे नहीं चलेगी। वहां के लिए वी नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसका निर्माण जो है इसी के अंदर किया गया है। लिबरल पॉलिसीज क्या होती हैं या लिबरल प्रिंसिपल क्या होता है कि देखो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, राइट। इसको ना एक मैं छोटी सी चीज से समझाती हूं। संविधान में 2 टर्म्स हैं, फ्रीडम एंड लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी बहुत फनी एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है, दिल पे मत लेना इसको। सो ध्यान से सुनो, मम्मी तुम्हें क्या कहती है कि भाई हमने तो तुझे फ्री छोड़ रखा है, ठीक है, मम्मी कहती है कि हमने तुझे फ्री छोड़ रखा है, और इसी स्टेटमेंट को मम्मी कहती है कि हमने तुझे बहुत लिबर्टी दे रखी है। 2 स्टेटमेंट्स। फ्री से आपको लगा कि मैं आजाद हूं, मैं 10 बजे सो के उठ सकता हूं, मैं चाहूं तो तीनों टाइम खाना बाहर से मंगा सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग 10 बजे सो के उठे तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आती है ना, मम्मी पंखा बंद करके चली जाती है, मम्मी एसी बंद कर देती है, मम्मी चादर खींच लेती है, होता है ना ऐसा। और अगर आप बाहर से खाना मंगाते हो तो बस फिर तुम्हारी तो खैर है, ये तो मैं बताना चाहती ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता होगा, है ना, मेरे साथ भी हुआ है, अब नहीं होता है, बट यस पहले हुआ है। तो जब आपको कुछ चीजों की आजादी हो, जैसे मम्मा कह रही है तो आराम से सो, पर 7-8 बजे तक उठ जा, तो ये जो 7-8 बजे एक हिडन डायलॉग है, दिस इज लिबर्टी। मम्मी कहती है तू बाहर से खाना मंगा, बट तीनों टाइम बाहर से खाना मत मंगा, ये क्या है, अगेन एक हिडन रूल आ गया, तो इसको हम कहते हैं लिबर्टी। कि देखो तुम्हारे पास सोने की आजादी है, तुम्हारे पास बाहर खाने की आजादी है, बट तीनों टाइम ना, 10 बजे तक ना, फिर तो सुताई पक्की है तुम्हारी, है ना। पिटते भी होंगे बहुत सारे तुम में से, मुझे पक्का पता है, हम नहीं सुधरते। अब जैसे मम्मियों को ऐसे आदत हो जाती है ना कि बोलने की कि हाँ भाई तू उठ नहीं रहा, तू ये वो, हमें भी आदत हो जाती है कि मम्मी बोल लो, चलो कोई बात नहीं, आज फिर सुन लेते हैं, सोने को तो मिल रहा है ना हमें। सो दैट इज द थिंग। सो लिबरल प्रिंसिपल्स वही प्रिंसिपल्स हैं जो आपको आजादी दे रहे हैं, बट ये यहाँ पे क्या है, कुछ हिडन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। ओके चलो नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का चुनाव, यानी बहुत इजी है, प्रेसिडेंट के क्या आ जाएंगे, यहां पे इलेक्शंस आ जाएंगे। देखो एक चीज याद रखना कि इलेक्शंस आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट। डायरेक्ट इलेक्शन कौन, जब हम लोग वोट करेंगे, यानी हम लोग कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया ले लो, या फिर कई जगह पे आपको पीपल ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन। जो किसके केस में होता है, अभी मैंने पीछे भी इनडायरेक्टली बताया था, लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये आगे क्या करेगी,
डायरेक्ट इलेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं, बट वी आर टेकिंग पार्ट इनडायरेक्टली। यस, वी आर इलेक्टिंग आवर प्रेसिडेंट बट इनडायरेक्टली। हम लोग बैक एंड पे हैं, हम पहले ही अपना लीडर चुन चुके हैं और वो आगे प्रेसिडेंट को क्या है, चुन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो टेक्निकली अगर मैं बात करती हूं, यहां पे ये जो इलेक्शन है ये इस इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। और तो बहुत सारे एग्जाम्स इतने डेप्थ में नहीं पूछते हैं, बट स्टिल यू शुड हैव अ आइडिया कि यस मैम, जो यहां से इलेक्शन का प्रोसेस लिया गया दैट इज योर इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट ये भी हो गया। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स की, राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट कैसे कैसे किए जाएंगे। राज्यसभा आपकी एग्जीक्यूटिव हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, इसको हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। एक चीज याद रखना, नॉमिनेशन में आपका रोल ऑफ प्रेसिडेंट भी आता है, प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो। प्रेसिडेंट के पास क्या है, अथॉरिटी है कि वो 12 मेंबर्स को कहां से उठा सकता है, किसी भी आर्ट फील्ड से, किसी भी साइंस फील्ड से, किसी भी इंसान ने एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा किया होगा, किसी की अकेड बहुत अच्छी होगी, किसी का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होगा। यानी ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें अगर किसी भी इंडिविजुअल ने महारत हासिल कर ली तो प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है एंड अदर नॉमिनेशंस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया कि देखो कैसे चुने जाएंगे, लेजिस्लेटिव कैसे चुनेगा एग्जीक्यूटिव को, वो इलेक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें यहीं से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी मेरा ना फेवरेट है, वाई सो, यहां पर ट्रिक आपकी दूसरी है, दैट इज इमरजेंसी आ जाए तो राइट सस्पेंड करना सीख लो। दिस इज ऑल्सो ट्रिक, बट लेट मी टेल यू माई फेवरेट ट्रिक जो मेरा टच है। सो जर्मनी से कौन थे, हिटलर थे, राइट। नाउ हिटलर के बारे में जब आप पढ़ाई करोगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ बैड थिंग, ठीक है, बहुत बुरी बुरी चीजें हैं, बट फिर उसमें स्वास्थ्य भी होता है। फिर उसमें एक पॉइंट आता है कि यस ही वाज रूड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्रूएल था। आई वुड नॉट यूज द टर्म रूड, बट यस वो क्या था, क्रूएल था। बट उसकी भी सिचुएशंस है कि कोई गलत कर रहा है वो तभी क्रूएल्टी पे आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हिटलर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है जब भी मैं पढ़ती हूं। तो हिटलर ना एक चीज पे ध्यान देता था कि कोई भी गलती करे तो क्या कर दो, रूल सस्पेंड कर दो। क्या कर दो, रूल्स जो है सस्पेंड कर दो। मतलब रूल सस्पेंड करने का मतलब क्या है, मान लो मैंने गलती की, ठीक है, तो वो कहेगा कि इसके जितने भी अधिकार हैं, इसके पास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब सस्पेंड कर दो, बस। तो हिटलर का ये मानना था कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब आप क्या कर दो, राइट्स को सस्पेंड कर दो। हम लोग राइट्स को सस्पेंड कब करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी में। इट मींस जब जब इमरजेंसी लगेगी तब तब हमारे राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बट यहां पे भी क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जब भी आप इमरजेंसी पढ़ेंगे, दिमाग में ऐसे फटाफट से क्या बन जाने चाहिए, 3 एरो बन जाने चाहिए। क्यों बन जाने चाहिए, पहले हमारे पास आती है नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट वी हैव स्टेट इमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यस, सो नेशनल इमरजेंसी जब जब लगेगी तब तब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, फटाफट से बता देना मुझे कमेंट्स बॉक्स में। फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। जब जब नेशनल इमरजेंसी होगी तब तब फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। व्हाट इज स्टेट रूल, अब ये चीज याद रखना, स्टेट रूल के अंदर क्या होता है, देयर इज अ स्टेट जिसके अंदर एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई हैं, दंगे फसाद हो गए हैं, लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुन रही है, तो सेंटर कहती है कि अरे भाई सुन मेरी बात, तेरी गवर्नमेंट ना चल रही, अब तू अपनी
गवर्नमेंट को क्या कर, सस्पेंड कर, और मेरा यहां पे रूल चलेगा। यानी सिंपल सी बात कि जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, लोग उनकी बात सुनना बंद करते, तब सेंटर कहते हैं अरे भाई हट पीछे, मैं बात करती हूं। ठीक है, दैट इज योर स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी? जब इंडिया में ऐसे क्राइसिस आ जाए कि हमारे पास पैसे की किल्लत है, खाने के लाले पड़ गए, जैसे मैं याद रखती हूँ, मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ कि खाने के लाले पड़ गए, तो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तब भी हमें मल्टीपल रूल्स को क्या करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। तो तीनों में से कोई भी इमरजेंसी लग जाए, अलग अलग स्फेयर में सस्पेंशन ऑफ रूल्स जो है देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कहां से आया है ये? जर्मनी से आया है। मेरे तरीके से याद रख लोगे तो हिटलर का काम यही था, सारी चीजें सस्पेंड करना, तो भी इजी। पोइटिक वे से याद रखना चाहते हो कि इमरजेंसी आ जाए तो राइट सस्पेंड करना सीख लो, तो भी याद रख सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। ओके, चलिए यहां से बस हमने इतना ही लिया था। नेक्स्ट जापान। चलो, जापान ने पेन उठाया। ओके, लॉ का प्रोसीजर हमसे ले लो भाई, ये बात उसने बोल दी। ठीक है, पेन उठा के बोलिए भाई, मतलब बोलना ही तो था, बिना उठाए भी बोल सकता, बट स्टिल पूरे एटीट्यूड से पेन उठा के उसने बोला है लॉ बनाने का प्रोसीजर हमसे ले लो। अब ये लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है ये मैं आपको बता देती हूं। इट इज आर्टिकल 21। डायरेक्टली मैं बोल सकती हूं आर्टिकल 21 जो है वो हमने यहां से लिया है। आर्टिकल 21 हमें हमारी लाइफ के बारे में बताता है कि हमारी खुद की इंडिविजुअल की लाइफ कितनी ज्यादा जरूरी है। राइट टू लाइफ जो है इसको इजी टर्म्स में भी बोला जाता है। ठीक है, सो लॉ कैसे बनना चाहिए, लाइफ हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें कहां से मिले हैं? जापान से मिले हैं। और इजी तरीका जैसे मैं याद रखती हूं, सो गर्ल्स ये बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो हम लड़कियों को ना क्यूट क्यूट स्टफ बहुत पसंद होता है, क्यूट टॉय पसंद आ गया, ठीक है, समथिंग क्यूट स्टफ टॉय, ऐसी चीजें आगे, क्यूट कप्स पसंद आ जाते हैं। और ये सारे यूजुअली कहां से होते हैं? जापान से ही होते हैं। ठीक है, कुछ कोरिया से भी होते हैं। तो हम लड़कियों के लिए क्यूट स्टफ क्या है? जीने का तरीका है। मतलब हम हमारे लाइफ में क्यूट क्यूट स्टफ होंगे ना तो हम बहुत खुश रहेंगे। राइट, सो जापान हमें क्या है, वो हैप्पीनेस टू लाइफ देता है, वो जीने का तरीका देता है लाइफ का। इससे भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वीनियंट फीमेल्स के लिए ज्यादा है, बाकी अगर मेल्स रिलेट कर जाए सो नो कमेंट्स ऑन दैट। चलो नेक्स्ट वी हैव साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से पहली बात तो कौन आए थे भाई? याद रखिएगा कि गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से आए थे। और जैसे ही गांधी जी आए वो क्या लेके आए? बहुत बड़ा चेंज लेके आए भाई हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। और चेंज को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। इजी, ज्यादा स्ट्रेस ही नहीं लेना। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से हमने सबसे पहले क्या ले लिया भाई? अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो ले लिया। दैट हाउ वी आर गोइंग टू अमेंड आवर आर्टिकल्स, आवर पार्ट्स, आवर शेड्यूल्स, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन इसमें होगा, कौन कौन इसमें नहीं होगा, सब चीजें यहां से ली। इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्शन का जुगाड़ जो है वो भी हमने यहां से लिया है। राइट, कि राज्यसभा के लोग कैसे इलेक्ट किए जाएंगे उसका प्रॉपर प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप वो हमने यहां से लिया है। पीछे कॉन्सेप्ट हमने लिया था, ओके, यहां पे हमने प्रॉपर एक प्रोसेस लिया है। इस चीज को याद रखना, जो भी कंफ्यूज हो रहे थे मैं पहले ही मेंशन कर चुकी ये चीज। चलो नेक्स्ट, फ्रांस। फ्रांस ने पोइटिक मूड में बोला, अरे कोई पेन उठा रहा है, कोई पोइटिक मूड में बोल रहा है, लो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तीनों मैजिकल वर्ड्स ले लो। ठीक है, लिबर्टी पहले ही बता चुकी हूँ, घर पे हमें सिर्फ लिबर्टी मिलती है, फ्रीडम अगर मिल जाएगी तो सपना पूरा हो जाएगा ना हमारा। और हर सपना इतनी आसानी से थोड़ी पूरा होता है। ठीक है, तो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें कहां से मिला है? फ्रांस से मिला है। ठीक है, अब इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, जस्ट अ सेकेंड, पेन को क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब्स की। नाउ I am expecting that maximum of you maybe are preparing for SSC, those who are preparing for NDA, some of you are going to be preparing for CDS as well. ठीक है,
सो तुम लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, तुम किसी भी धर्म से हो, क्या फॉर्म भरते हुए किसी ने पूछा? ठीक है, मे बी रिलीजन शायद से रेंडमली पूछ लिया, आई एम नॉट श्योर, बट वो सेकेंड स्टेजेस में होता है, बट ठीक है। अगर मैं पूछूं क्या किसी ने ये पूछा कि भाई तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तुम दिखते कैसे हो, ठीक है, और इन केसेस पे क्या तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ? नहीं हुआ ना, सबके फॉर्म हो गए ना एक्सेप्ट, है ना। यही चीज ये इक्वालिटी बताती है कि देखो भाई संविधान हम सबको अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई देखो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करने, एग्जाम क्लियर करो, कर लो। देखो मैं भी चाहूं तो फॉर्म भर सकती हूँ, मुझे थोड़ी रोकेगा वो कि अरे तुम तो पढ़ा रही थी, तुम तो नहीं दे सकती पेपर, ऐसा थोड़ी है, वो थोड़ी रोक देगा, नहीं, क्योंकि संविधान ने कहा है भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ओके चलो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया। नेक्स्ट वी हैव लिबर्टी, मम्मी की पिटाई हो गई। थर्ड, अब यहां पे मैं लिख रही हूं, आप जरा पढ़ लेना। ब्रो कोड, बहन कोड। फ्रेजेनिटी स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? आपका ब्रदरहुड के लिए होता है। देखो बहन कोड मैंने लिखा है, ठीक है, बट अगर हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो ब्रदरहुड के रिगार्डिंग फ्रेटर्निटी है कि हमें एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो किस धर्म के हैं, रिस्पेक्टिव वो कैसे दिखते हैं, उनका सरनेम क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, कास्ट क्या है, उनका जेंडर क्या है, इट डजंट मैटर, हमें क्या करना है? भाईचारा फैलाना है, ठीक है। तो ब्रो कोड एंड सिस कोड को हम क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी बोलते हैं। बहन कोड भी होता है भाई, क्या बात होगी, हम गर्ल्स का भी चलता है बहन कोड, ऐसा थोड़ी है। ब्रो कोड फेमस है तो बहन कोड नहीं होगा, है बहन कोड भी, है ना। तो बस उसी को हम क्या बोल देते हैं? आपका फ्रेटर्निटी बोलते हैं। ओके, तो तीनों ही मैजिकल वर्ड्स बच्चा कहां से आए हैं? आपके फ्रांस से आए हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा, दिस आर रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ना आपको प्रीएम्बल में पढ़ने को मिलेंगे, है ना, प्रीएम्बल में सारी टर्म्स आएंगी एंड वहां पे आपको ये पता चलेगा कि नहीं यार दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके चलो, हो गया, मम्मी की पिटाई भी होगी, बराबरी भी होगी, बहन कोड ब्रो कोड भी हो गया। अब आ जाओ रशिया। रशिया किसका दोस्त है भाई? इंडिया का दोस्त है ना, इंडिया का दोस्त। हमने देखा ही है भाई नरेंद्र मोदी जी को और पुतिन जी को, तो बिल्कुल सही। दोस्ती के नाते इन्होंने कुछ बोला है, जरा देख लेते हैं। बचपन से ड्यूटी सीखो। ड्यूटी से क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। वेरी गुड, बहुत इजी। जितने भी कह रहे मैम फंडामेंटल राइट्स तो नहीं आ रहे अभी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ गई। दीज आर नॉट जस्ट मॉरल वैल्यूज, आप जब पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो। मॉरल वैल्यूज पता कैसे है? फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो, इंडियन फ्लैग दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तुम इंडियन फ्लैग करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। कोई भी सोल्जर दिख रहा है उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जनगण मन है, स्ट्रेट खड़े हो जाओ। ये सारी चीजें ही इनमें बताई गई हैं। ये जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इसमें ऐसे दिल बना के मत जाओ, ठीक है। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पे दिल बना के मत जाओ, लिख के चल जाते ना आप लोग, फॉर श्योर घूमे होंगे, कुछ लोगों ने तो ये कांड किए भी होंगे, ठीक है। तो वही नहीं करने, वो नहीं करने, वो इसमें बोला गया है। ओके, उसके अलावा वायलेंस नहीं फैलाना, उसके अलावा कि भाई हम लोग भारतीय नागरिक हैं, हम लोगों की ड्यूटी है कि साइंस में, स्पोर्ट्स में, अकाड में इंडिया को आगे तक लेके जाएं, जो लेके भी जा रहे हैं बहुत सारे। अगर आपको पता होगा तो गुकेश है, कितनी छोटी उम्र पे भाई वो चेस चैंपियन बन गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और उस उम्र पे मैं बहुत दावे से बोल सकती हूँ मैक्सिमम यूथ इंस्टा, फेसबुक, अरे इसने मेरा रिप्लाई नहीं किया, अरे इसने इसको 2 बार रिप्लाई कर दिया, इसमें बिजी है, राइट। सो मॉरल वैल्यूज, मॉरल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज समझाती हैं। इसके अलावा प्लानिंग ले जाओ 5 साल की, ये अब हम नहीं यूज करते हैं। दिस इज योर 5 ईयर प्लानिंग जो है उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। आज के टाइम पे हम इसको यूज नहीं करते, आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं नीति आयोग को यूज करते हैं। ओके, प्लीज याद रखिएगा। चलो, इसके बाद कॉन्सेप्ट, ये मेरा तरीका है, आई एम शेयरिंग माई पर्सनल मेथड जिससे मैं ये चीज याद रखती हूँ। सो इंडिया एंड रशिया आर ब्रोज, ठीक है, एंड ब्रो कोड होते हैं। ब्रो कोड क्या होता है? प्लानिंग करना, घूमने की प्लानिंग इज मस्ट। इंस्टेंट प्लानिंग होती है कि अरे अभी सो रहे हैं ऐसे, चल 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 बाहर चलते, बाहर चलते। सो सबसे पहले ब्रो कोड में क्या आता है? प्लानिंग आती है। रेंडम प्लानिंग
तो यहां से आप 5 ईयर प्लान याद रख सकते हो, ठीक है। दोस्ती के साथ कुछ ड्यूटीज भी आती हैं। अब ड्यूटीज कैसे होती हैं, ठीक है, कि भाई को अगर कोई बंदी पसंद आ गई, बंदी दिख रही है कि अरे हाँ ये तो अच्छी है, तो दूसरे की ड्यूटी है कि भाई उसके आगे ऐसे करके चलो, ठीक है। सो ब्रो कोड की कुछ ड्यूटीज होती है, राइट। इसके साथ साथ ब्रो कोड में एक और चीज आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर ब्रो कोड के लिए, दैट इज योर जस्टिस। बिल्कुल सही, ठीक है। जस्टिस क्या है कि देख, सेम कॉन्सेप्ट ले लो यार जो तुमने ड्यूटीज वाला लिया है, कि अगर वो बंदी भाई की बन गई, ठीक है, वो हो गया भाई की, चलो पहले तो पसंद ही थी, अब तो भाई की बंदी बन गई, तो भाई वो हमारी भाभी माँ है, ठीक है, और कुछ नहीं, वो हमारी भाभी माँ है, राइट। सो ये जस्टिस कॉन्सेप्ट हमेशा फ्रेंडशिप में आते हैं। सो फ्रेंडशिप ऑलवेज स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, duties and justice. So this is my method to remember these things. So you have a poem as well and my personal methods as well to remember ये सारी चीजें, ठीक है। अब कोई ऑफेंड मत होना। देखो कुछ मेथड से अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाए ना तो वो बहुत जरूरी है आपके पेपर में। पेपर जब क्लियर होगा ना तो आपको खुद फील होगा कि यार हमारे लिए वो मे बी मेथड्स फनी थे, थोड़े से शायद से इलॉजिकल थे, लेकिन काम हो गया ना, पेपर क्लियर हो गया ना, रिजल्ट अच्छा आ गया ना, मम्मी ने प्यार कर लिया ना, पापा खुश है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो दिल पे मत लगाना प्लीज, मैं पहले ही मेंशन कर रही हूं, पता चले कुछ लोग भावुक होके बैठ जाए। सो चलिए नेक्स्ट, ट्रिपल स्टार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर we have already studied, जो प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर मिला है, क्योंकि हमने कॉन्करेंट लिस्ट कहीं से ली है, 2 लिस्ट कहीं से ली है, वो सारी चीजें। 2 लिस्ट का मतलब पता है क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहीं और से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहीं और से ली है, और यहां पे लाके उन तीनों लिस्ट को स्ट्रक्चर देना यहां किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये तीनों लिस्ट को ये समझाना कि भाई जो हमारी पावर्स हैं वो, एक सेकेंड एरो गलत बन गया, हाँ, तीनों लिस्ट से ये समझाना कि तीनों लिस्ट की जो पावर्स आएंगी वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होंगी, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये किस में आया है, इस फेडरल स्ट्रक्चर में आया है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि भाई हमने पोजीशन तो ले ली थी लेकिन उसका ऑफिस होगा, प्रॉपर अथॉरिटी होगी उसकी, वो सब चीजें कहां से, यहां से। पब्लिक सर्विस कमीशन, सबको पता है इंडिया का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, क्या क्या है, आईएएस आईपीएस, कहां से आया, यहां से आया, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली पूछा गया है, यूपीएससी कहां से लिया, भाई यहां से लिया हमने, आईएएस का पोजीशन कहां से ली, यहां से लिया, आईपीएस की पोजीशन कहां से ली, यहां से ली। क्वेश्चंस बता रही हूं मैं तुम्हें, साथ के साथ नोट करते रहना, फिर बोलोगे मैम बताया नहीं। बाय कैमरलिज्म, ठीक है, या बाय कैमरल लेजिस्लेचर, कहां से लिया, यहां से लिया, बाय क्या। अब इसका मतलब क्या होती है, हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट हाउसेस होंगे और उन 2 डिफरेंट हाउसेस की क्या होंगी, डिफरेंट पावर्स होंगी। मैं हाउसेस नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूं, मैंने उनके इनिशियल्स लिख दिए हैं, एंड जो भी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं मुझे पता है वो ऑलरेडी समझ के होंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज में ये मैंने आगे अलग से क्यों लिखा है, लेट मी मेक अ पॉइंट हियर। सो जब मैं यहां बात करती हूँ तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना, आईएएस हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगी, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ आईपीएस हो गया, ठीक है। यहां पे जब मैं बात करूंगी तो इनके अदर पोजीशंस भी होते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह हो गया, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे हैं वो भी क्या है, हमने यहीं से लिए हैं। अंडरस्टूड। सो इसी के साथ जो है आपके सारे सोर्सेज यहां पे खत्म हो जाते हैं। होप आपको ये सारे सोर्सेज समझ आए होंगे, बिकॉज ये सारे सोर्सेज बहुत ही क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो भी एग्जाम देखा है ना, उसमें मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड मैंने हाईलाइटेड भी बता दिया आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो ऑल आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिवाइज इनको अच्छी तरह, ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं। एंड विद दिस हैप्पी नोट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, एंड प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो,
मौका है तुम्हारे पास एग्जाम को क्लियर करने का, तो भाई अच्छे से कर लो। ठीक है, थैंक यू।